अस्सलाम वालेकुम बेटा, आवाज आ रही है? अस्सलाम वालेकुम बेटा, आवाज आ रही है? आमना जावेद को आवाज आ रही है? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। बेटा ग्रुप में पूछिए, आवाज आ रही है? हेलो, अस्सलाम वालेकुम, आवाज आ रही है? अभी वैसे लोग भी बहुत थोड़े से आए हुए हैं, 5-6 लोग आए हैं तो। मैम आ रही है आवाज? अस्सलाम वालेकुम, आवाज आ रही है? यस मैम। चलें, शुक्र। वालेकुम अस्सलाम। चलिए, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी कंजेनिटल हार्ट डिजीजेस। कंजेनिटल का क्या मतलब होता है? बर्थ डिफेक्ट्स। ठीक है, जो फीटस की डेवलपमेंट के दौरान उसके हार्ट में स्ट्रक्चरल कार्डियक डिफेक्ट्स बन जाते हैं, दैट आर कॉल्ड कंजेनिटल हार्ट डिजीज। यानी कि हार्ट का स्ट्रक्चर जब उसकी फॉर्मेशन हो रही है एम्ब्रियोलॉजिकली, तो उसकी फॉर्मेशन में ही डिफेक्ट है। ठीक है, बाय बर्थ जो डिफेक्ट है। एडल्ट में एमआई होता है, एंजाइना होता है, एडल्ट में कार्डियोमायोपैथी होती है, एडल्ट में हाइपरटेंशन की वजह से हाइपरट्रॉफिक
चेंजेस आते हैं हार्ट में, तो वो सारी क्या है, एडल्ट की कार्डियक डिजीज है। ये क्या है, कंजेनिटल हार्ट डिजीज है बाय बर्थ, स्ट्रक्चरल डिफेक्ट्स प्रेजेंट इन द हार्ट दैट आर कॉल्ड कंजेनिटल हार्ट डिफेक्ट्स। तो कंजेनिटल हार्ट डिफेक्ट्स या बर्थ डिफेक्ट्स जो कि हार्ट में पाए जाते हैं, उनको देखने के लिए हमें पहले फीटल सर्कुलेशन को समझना बहुत जरूरी है। फीटल सर्कुलेशन इज नॉट लाइक द एडल्ट सर्कुलेशन। एडल्ट सर्कुलेशन तो आप सबको पता है कि किस तरह से है। देयर आर सम मेजर डिफरेंसेस इन फीटल सर्कुलेशन एंड एडल्ट सर्कुलेशन। ये जो आपको नजर आ रहा है इसमें प्लेसेंटा, इसमें से 3 वेसल्स जो हैं वो फीटस के अंदर जा रही हैं और 3 वेसल्स ही जो फीटस के उससे बाहर आके प्लेसेंटा में मर्ज हो रही हैं। वो 3 वेसल्स क्या है, नंबर 1 जो एक बड़े वाइड ओपनिंग होती है, बड़ी वाइड वेसल होती है, वो फीटल वेन है, सिंगल अम्बलाइकल वेन, ठीक है, सिंगल अम्बलाइकल वेन है। और जो 2 हैं वो आर्टरीज हैं, ठीक है, अम्बलाइकल आर्टरीज। तो जो अम्बलाइकल कॉर्ड होता है उसमें जो 3 वेसल्स होती हैं, जब बेबी पैदा होता है तो हम चेक भी करते हैं कि 3 वेसल्स हैं कॉर्ड में कि नहीं। अगर एक वेसल मिसिंग हो तो वो बर्थ डिफेक्ट्स के साथ रिलेटेड होती है। तो आप जो है एज अ नॉर्मल जो है एक अच्छी प्रैक्टिस के, आप जो बच्चा जब पैदा होता है तो उसके कॉर्ड को आप देखते हैं कि आया वहां पे 3 वेसल्स हैं, कम तो नहीं है। तो कई दफा ये होती है कि एक अम्बलाइकल आर्टरी कम होती है, दैट इज एसोसिएटेड विद स्ट्रक्चरल डिफेक्ट्स इन द बेबी। तो इसमें 2 आर्टरीज होती हैं और एक वेन होती है। और एक उसमें डिफरेंस क्या होता है कि ये जो वेन है इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और ये जो आर्टरीज है इनमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ये जो आर्टरीज है ये वैसे तो एओर्टा के साथ कनेक्ट हो रही हैं बट इट कंटेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और ये जो वेन है ये इंफीरियर वेना केवा के साथ कनेक्ट हो रही है लेकिन इट कंटेन्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड। सो फीटल सर्कुलेशन इज डिफरेंट फ्रॉम द एडल्ट सर्कुलेशन। दूसरा मेजर डिफरेंस क्या है कि आपको पता है कि जो इंफीरियर वेना केवा है और सुपीरियर वेना केवा है ये दोनों राइट हार्ट में ओपन होती हैं, ठीक है, राइट एट्रियम में ओपन होती है। राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम के दरमियान में फीटल सर्कुलेशन में फोरामेन ओवेल एक कम्युनिकेशन होती है, जो कि जैसे ही बेबी डिलीवर होता है तो वो कम्युनिकेशन पहले फंक्शनली बंद होती है फिर स्ट्रक्चरली बंद होती है। अच्छा, वो कम्युनिकेशन है क्या, क्यों है? बात ये है कि लंग्स जो हैं वो इंट्रायूट्राइन लाइफ में अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रहे, क्योंकि वो तो पहले डेवलप ही नहीं हुए थे और फिर जब डेवलप हुए हैं तो वो फंक्शनल नहीं है। ऑक्सीजनेट किसने करना है ब्लड को? लंग्स ने, एडल्ट लाइफ में, लेकिन फीटल लंग्स काम नहीं कर रहे, ठीक है। उसमें ऑक्सीजनेट किसने करना है? प्लेसेंटा ने। प्लेसेंटा से ऑक्सीजनेटेड ब्लड थ्रू वेन आएगा और सारी फीटल बॉडी में फिरने के बाद जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है आर्टरीज, अम्बलाइकल आर्टरीज के थ्रू प्लेसेंटा को वापस चला जाएगा। यहाँ लंग्स का फंक्शन कौन कर रहा है? प्लेसेंटा, क्योंकि लंग्स है नॉन फंक्शनल, पहले वो डेवलप ही नहीं हुए। 24 वीक्स पे लंग्स की डेवलपमेंट बिल्कुल कंप्लीट हो जाती है लेकिन उसके बाद उस तब तक सर्फेक्टेंट नहीं होता, ठीक है। तो यानी कि स्ट्रक्चर पहले कंप्लीट नहीं होता और फिर वो फंक्शनल नहीं होते। एनी हाउ पूरे जो इंट्रायूट्राइन लाइफ है उसमें लंग्स का ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड में कोई रोल नहीं है। तो अब लंग्स को कोई ब्लड जाना चाहिए? नहीं, उसने अपना काम ही नहीं करना तो उसको ब्लड क्यों देना है, ठीक है। तो वहां से सारे ब्लड को शंट करने के लिए 2 शंट बनी हुई है फीटल सर्कुलेशन में। एक तो ये फोरामेन ओवेल जिससे राइट एट्रियम का ब्लड जो है वो राइट जो है वो लेफ्ट एट्रियम में चला जाएगा, वहां से लेफ्ट वेंट्रिकल और वहां से एओर्टा में चला जाएगा। लंग्स को जो है वो हमने बाईपास करना है। दूसरी कम्युनिकेशन क्या है कि जो ब्लड थोड़ा बहुत पल्मनरी वेसल में, पल्मनरी आर्टरी में जाएगा भी, पल्मनरी आर्टरी के क्या आगे होता है? लंग्स होते हैं, ठीक है। तो वहां से भी पल्मनरी आर्टरी के थ्रू भी डक्टस आर्टेरियोसिस के जरिए वो एओर्टा में चला जाएगा, जो है दूसरी सर्कुलेशन में चला जाएगा, लंग्स को बाईपास कर देगा। तो ये 2 शंट्स हैं, डक्टस आर्टेरियोसिस और फोरामेन ओवेल, जो कि फीटल सर्कुलेशन में काम करती हैं और एडल्ट में ये क्लोज हो जाती हैं। जैसे ही बच्चा फर्स्ट ब्रेथ लेता है ये दोनों कम्युनिकेशंस का काम खत्म हो जाता है, लंग्स ने अब अपना काम शुरू कर दिया। नाउ दे विल ऑक्सीजनेट ब्लड, नाउ ब्लड विल बी डिलीवर्ड टू लंग्स, ब्लड विल बी ऑक्सीजनेटेड देयर एंड रिटर्न टू जो है वो लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट, ठीक है। तो इस तरह से ये सारा काम जो है वो चलेगा। तो ये जो एडल्ट सर्कुलेशन और फीटल सर्कुलेशन में जो डिफरेंसेस हैं वो आपको देखने बहुत जरूरी है। प्लेसेंटा से ब्लड आया, इंफीरियर वेना केवा में गया। इंफीरियर वेना केवा कहाँ ओपन करती थी? राइट एट्रियम में, ठीक है। राइट एट्रियम से नॉर्मल क्या होता है कि राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल, वहां से पल्मनरी आर्टरी, वहां से फिर लंग्स को चला जाता है, लेकिन यहाँ पे भी हमने लंग्स को नहीं भेजना ना, तो यहाँ पे फिर पल्मनरी आर्टरी से क्योंकि लंग्स में चला जाएगा लिहाजा वहां एक और शंट डक्टस आर्टेरियोसिस मौजूद है, कम्युनिकेशन बिटवीन एओर्टा एंड पल्मनरी आर्टरी। तो जो ब्लड जो है वो लंग्स में जाना था वो इस डक्टस आर्टेरियोसिस के थ्रू शंट होके एओर्टा में चला जाएगा, लंग्स को फिर बाईपास कर देगा।
एओर्टा कहाँ भेजेगा? लोअर एक्सट्रीमिटीज में, और वहां से लोअर एक्सट्रीमिटीज से ब्लड थ्रू प्लेसेंटा को वापस भेज देगा। ठीक है, एक ये सर्कल पूरा होगा, और दूसरा क्या है, एक शंट यहाँ पे काम कर रही है और दूसरी क्या है, राइट एट्रियम से, क्योंकि फोरामेन ओवेल भी है राइट एट्रियम में, तो लेफ्ट एट्रियम में चला जाएगा, जो कि नॉर्मली अडल्ट में ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो फोरामेन ओवेल के थ्रू जो है वो लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल इज कनेक्टेड विद द एओर्टा, ये वहां से एओर्टा और हेड एंड नेक, और वहां से सुपीरियर वेना केवा के जरिए रिटर्न होकर राइट एट्रियम में वापस आ जाएगा थ्रू सुपीरियर वेना केवा। तो ये जो दो शंट्स, एक यहाँ पे काम कर रही है, एक यहाँ पे काम कर रही है, फोरामेन ओवेल और डक्टस आर्टेरियोसिस, यही दोनों डिफेक्ट्स अगर क्लोज ना हो तो ये कंजेनिटल हार्ट डिजीज बन जाती है। जरूरी तो नहीं है ना कि दोनों क्लोज हो जाए। तो एज अ डिफेक्ट, इफ दे विल not close, it will result into atrial septal defect, it will result into patent ductus arteriosus। तो दो कंजेनिटल हार्ट का तो आपने यहीं पे देख लिया कि उनकी रीजन क्या बनती है। सो यू शुड स्टडी इन डिटेल द डिफरेंसेस अबाउट फीटल एंड एडल्ट सर्कुलेशन, तो आपको कंजेनिटल हार्ट डिजीज की पैथोफिजियोलॉजी समझने में बहुत आसानी होगी। ठीक है, अब कंजेनिटल हार्ट डिजीज जो है वो कितने टाइप्स की हैं? देयर आर टू मेजर क्लासेस, साइनोटिक एंड एसाइनोटिक। साइनोटिक वो जिनमें साइनोसिस होता है। साइनोसिस क्या है? ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ पेरिफ्री, जो है लिम्स या टंग या टिप ऑफ नोज या टिप ऑफ मतलब एयर लोब्यूल्स। सेंट्रल साइनोसिस होता है, पेरिफेरल साइनोसिस होता है, वो आपको पता है। तो साइनोसिस में क्या होता है? हाइपोक्सीमिया, बॉडी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जब होता है तब साइनोसिस जाहिर होता है। ठीक है, तो साइनोटिक हार्ट डिजीज जो है वो ज्यादा खतरनाक है। ठीक है, वो ज्यादा सीरियस कंजेनिटल हार्ट डिफेक्ट्स हैं एज कम्पेयर टू ए साइनोटिक, जिनमें साइनोसिस नहीं होता। तो ए साइनोटिक को हम पिंक बेबी भी कह देते हैं और साइनोटिक को हम ब्लू बेबी भी कह देते हैं। ए साइनोटिक की एग्जांपल्स क्या हैं? पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट, कोआक्टेशन ऑफ एओर्टा, ये सारी एग्जांपल्स हैं। ये सब आती हैं अंडर द हेडिंग ऑफ ए साइनोटिक हार्ट डिजीजेस, ए साइनोटिक कंजेनिटल हार्ट डिफेक्ट्स। और दूसरी जो है वो साइनोटिक है, उनमें क्या क्या आता है? टेट्रोलॉजी ऑफ पैलेट, ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट वेसल्स, ट्राइकस्पिड एट्रीजिया। These are the examples of cyanotic heart diseases। और कौन सी ज्यादा सीवियर होती है, किनका प्रोग्नोसिस ज्यादा बुरा होता है? साइनोटिक हार्ट डिजीज। सबसे पहले हम पढ़ेंगे एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट। तो एट्रियम जो है, दोनों जो एट्रिया थे, कार्डियक चैम्बर्स कितने हैं? 4, ऊपर 2 एट्रिया है, नीचे 2 वेंट्रिकल्स हैं। तो राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम में नॉर्मल एडल्ट में कोई कम्युनिकेशन नहीं होती, वहां इंटर एट्रियल सेप्टम होता है। ठीक है, सेप्टम पर्दा, इंटर एट्रियल दोनों एट्रिया के दरमियान। तो इंटरएट्रियल सेप्टम में ये डिफेक्ट होता है, सुराख होता है या डिफेक्ट होता है, जिसे कहते हैं एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट। ठीक है, ASD। इट इज एन एबनॉर्मल ओपनिंग। ठीक है, नॉर्मली ये ओपनिंग नहीं होती, नॉर्मल बंदे में एट्रियल सेप्टल में कोई डिफेक्ट नहीं होता। सो इट इज एन एबनॉर्मल ओपनिंग इन द एट्रियल सेप्टम। इसकी वजह से फिर होगा क्या? हमें पता है कि राइट साइड ऑफ द हार्ट पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है और लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट पे प्रेशर ज्यादा है, राइट साइड ऑफ द हार्ट पे प्रेशर कम है, क्योंकि लेफ्ट साइड में तो वो वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल मेन कार्डियक पंपिंग फोर्स बनाता है ना, क्योंकि उसने एओर्टा में पूरी बॉडी में उसको पुश करना है। ठीक है, पता नहीं कितने 7000 कितने किलोमीटर्स बनता है अगर हमारी सारी जो वेसल्स हैं, कैपिलरीज, एवेन्यूज हैं, इनको सीधा किया जाए, इतने डिस्टेंस तक उसने ब्लड को पंप करना है, पुश करना है, तो वो तो बड़ी पूरी फोर्स लगाएगा। सो लेफ्ट साइड पे प्रेशर जो है वो ज्यादा है, राइट साइड पे प्रेशर जो है वो कम है। तो ब्लड किधर जाएगा? ज्यादा प्रेशर से कम प्रेशर की तरफ जाएगा। तो लेफ्ट से राइट शंट होगी। पहले स्टार्ट में इंटरएट्रियल डिफेक्ट हो या इंटरवेंट्रिकुलर डिफेक्ट हो, दोनों में स्टार्ट में लेफ्ट टू राइट शंट होगी, क्योंकि लेफ्ट पे प्रेशर ज्यादा है, राइट पे प्रेशर कम है, ज्यादा प्रेशर से कम प्रेशर की तरफ शंट जाएगी। इसका मतलब है कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड थोड़ा सा ऑक्सीजनेटेड के साथ मिक्स हो जाएगा, लेकिन उसकी वजह से साइनोसिस तो नहीं होगा ना। डीऑक्सीजनेटेड थोड़ा सा जो है वो मिक्स हो जाएगा, तो उसकी वजह से वो दोबारा ऑक्सीजनेट हो जाएगा। ठीक है, मसला कब होगा? कि जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड डीऑक्सीजनेटेड के साथ, जब शंट रिवर्सल होगा तब मसला होगा। शंट रिवर्सल कब होगा? देखें, ये जो ओपनिंग है इंटरएट्रियल ओपनिंग, एट्रियल सेप्टम के अंदर जो डिफेक्ट है, इट अलाउज ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लेफ्ट एट्रियम टू मिक्स विद द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इन द राइट एट्रियम। ठीक है, राइट एट्रियम जो कि रिसीव कर रहा था ब्लड सुपीरियर वेना केवा से, इंफीरियर वेना केवा से, तो अब वो और प्लस कहां से ब्लड रिसीव करेगा? फ्रॉम द लेफ्ट एट्रियम। अब उसमें सुपीरियर वेना केवा से भी आ रहा है, इंफीरियर वेना केवा से भी आ रहा है, और डिफेक्ट की वजह से लेफ्ट एट्रियम से भी आ रहा है। ये सारा ब्लड कहाँ जाना है? लंग्स में। पल्मोनरी ब्लड फ्लो इंक्रीज्ड,
तो पल्मोनरी वेसल्स जो है वो कब तक इस इंक्रीज ब्लड फ्लो को बर्दाश्त करेंगे? फाइनली ये कि वो फेल हो जाएंगी, देयर विल बी पल्मोनरी वेस्कुलर रेजिस्टेंस, देयर विल बी पल्मोनरी हाइपरटेंशन, जो कि एक सीरियस कॉम्प्लिकेशन, लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन है पल्मोनरी हाइपरटेंशन। तो पल्मोनरी हाइपरटेंशन जब हो जाएगी तो इसका मतलब है कि राइट साइड पे भी प्रेशर बढ़ जाएगा। पहले क्या था, लेफ्ट साइड प्रेशर ज्यादा था, राइट पे कम था। अब जब पल्मोनरी ब्लड फ्लो इंक्रीज होने की वजह से और इंक्रीज रहने की वजह से, पल्मोनरी कंजेशन रहने की वजह से राइट साइड पे भी प्रेशर पहले बराबर होगा और फिर राइट साइड का प्रेशर लेफ्ट से भी बढ़ जाएगा। अब क्या होगा, शंट रिवर्सल। ठीक है, अब लेफ्ट से ब्लड जो है वो पहले राइट को आ रहा था, अब राइट से लेफ्ट को जाएगा। अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो ऑक्सीजनेटेड के साथ मिक्स होगा, अब साइनोसिस होगा। ठीक है, तो पहले ले रहा था सुपीरियर वेना केवा इंफीरियर वेना केवा से, अब लेफ्ट एट्रियम से भी लेगा और इस तरह से वॉल्यूम ओवरलोड हो जाएगा और पल्मोनरी नहीं, देखो साइनोसिस तो फिर उससे होगा ना, मिक्सिंग ऑफ ब्लड जब होगी। पहले क्या हो रहा था कि ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड में आ रहा था, वो दोबारा ऑक्सीजनेट हो जाता है। अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जब मिक्स होगा और ज्यादा मिक्स होगा तो फिर ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है उसमें डीऑक्सीजनेटेड मिक्स होगा, फिर साइनोसिस आएगा। ठीक है, अच्छा उसके बाद फिर इसके टाइप्स हैं ऑस्टियम सेकंडम कि कहाँ पे डिफेक्ट होता है, तो दैट्स नॉट इम्पॉर्टेंट। ऑस्टियम प्राइमम डिफेक्ट, साइनस विनोसिस कि कुछ डिफेक्ट्स जो है वो सुपीरियर वेना केवा की एंट्री के ऊपर जाहिर होते हैं, कुछ जो है वो सेप्टम के दरमियान में होते हैं और कुछ जो है वो इंफीरियर एस्पेक्ट पे होते हैं। तो दीज थ्री आर टाइप्स ऑफ एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट। ठीक है, ऑस्टियम सेकंडम, ऑस्टियम प्राइमम, साइनस विनोसिस, इसकी जो है ना एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट उसके दौरान ये डिफेक्ट्स रह जाते हैं। ठीक है, और आफ्टर बर्थ ये क्लोज नहीं होते। ठीक है, अच्छा उसके बाद इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या होंगे, इट डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ द डिफेक्ट। छोटा डिफेक्ट है, साइन एंड सिम्टम्स इतने नहीं आएंगे। हो सकता है कि बच्चा जो है वो बड़ा हो जाए, स्कूल गोइंग एज तक पहुंच जाए या 20s में चला जाए, मतलब टीन एज में चला जाए, तब तक जो है वो क्योंकि इतना छोटा सा डिफेक्ट था कि उसके सिम्टम्स नहीं आए। ठीक है, लेकिन अगर साइज डिफेक्ट का बड़ा, जितना बड़ा साइज होगा डिफेक्ट का, ठीक है 3 mm 8 mm, 8 mm से ज्यादा वाले जो डिफेक्ट्स होते हैं वो जल्दी सिम्टोमेटिक होते हैं, 8 mm से कम वाले जो होते हैं वो देर से सिम्टोमेटिक होते हैं। तो उसमें सारे ही कार्डियक जो डिफेक्ट्स हैं उसमें ये सारे सिम्टम्स आएंगे कि शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, वास्कुलर जो है ब्लड सप्लाई लंग्स की ज्यादा होगी ना, और हाइपोक्सीमिया होगा कंजेंटल हार्ट डिफेक्ट में, खास तौर पे जब एक्टिविटी बच्चा शो करेगा। बच्चे, छोटे बच्चे की एक्टिविटी क्या है कि रोना, बच्चा जब रोएगा तो उसको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगी, रोएगा तो माँ कहती है कि जब ये रोता है या जब ये दूध पीता है तो इसको सांस चढ़ जाता है। ठीक है, तो फटीग और शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ और पेल्पिटेशन, स्वेटिंग, ये थोड़े बड़े बच्चे में इस तरह के सिम्टम्स आते हैं। वो जब खेलता है, प्लेइंग, ईटिंग, नॉर्मल, मतलब अगर बड़ा डिफेक्ट है नॉर्मल एक्टिविटी पे और अगर छोटा डिफेक्ट है तो खेलने पे, दौड़ने, भागने पे बच्चे को सांस फूलता है और शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होती है। ठीक है, सिम्टोमेटिक होता है। और ग्रोथ रिटार्डेशन, सारे ही कंजेंटल हार्ट डिफेक्ट्स वाले बच्चों में ग्रोथ रिटार्डेशन होगी। ठीक है, इन्फेंट गेट टायर्ड ड्यूरिंग फीडिंग, और बड़ा बच्चा जो है ड्यूरिंग प्लेइंग एंड ईटिंग देयर विल बी शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ एंड फटीग। फटीग क्यों होगी, कार्डियक आउटपुट लो होगा ना, जब शंट जो है ब्लड की हो रही है, कार्डियक आउटपुट व्हेन इट इज लो, बेबी विल एक्सपीरियंस फटीग। स्वेटिंग लो ब्लड प्रेशर की वजह से होती है। और पेल्पिटेशन क्या है, अवेयरनेस ऑफ हार्ट बीट, थोड़ा बड़ा बच्चा जो है ये कंप्लेन करेगा क्योंकि दिल मेरा बहुत जोर से धड़कता है। ग्रोथ रिटार्डेशन सब कंजेंटल हार्ट डिफेक्ट्स वाले बच्चों में होंगी। ठीक है, छोटा बच्चा जो है वो क्राइंग और फीडिंग पे सिम्टम्स शो करेगा बड़े डिफेक्ट की सूरत में, और जो बड़ा बच्चा है वो वाइल प्लेइंग, वाइल ईटिंग शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ शो करेगा। अच्छा, अब अगर एएसडी को ऑस्कल्टेट करें तो S1, उसमें आपको पता है देयर आर टू जो कार्डियक आउटसाइड ज्यादा सुनाई देती हैं, लुप डुप, वो S1 और S2 है। S3 और S4 भी सुनाई दे सकती हैं, पैथोलॉजिकली भी और फिजियोलॉजिकली। ठीक है, तो S1 इसमें नॉर्मल होगी। और S2 के बारे में आप जानते हैं कि S2 के दो कंपोनेंट्स होते हैं, A2 और P2। ठीक है, S1 जो है वो स्प्लिट नहीं होती, S1 एक सिंगल साउंड होती है, जबकि S2 जो होती है वो नॉर्मल लोगों में भी एक स्प्लिटेड साउंड होती है, उसमें स्प्लिटिंग होती है नॉर्मली। लेकिन इन केस ऑफ ASD वो स्प्लिटिंग जो है वो वाइड स्प्लिटिंग होगी और फिक्स होगी। ठीक है, यानी इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन में एक जैसी स्प्लिटिंग जो है वो वाइड होगी। और उसका जो P2 कंपोनेंट है, S2 किसमें स्प्लिट होती है, A2 एओर्टिक कंपोनेंट और P2 पल्मोनरी कंपोनेंट। ठीक है, तो P2 जो है वो A2 की निस्बत और ज्यादा लाउड होगी, पल्मोनरी ब्लड फ्लो जो ज्यादा है। ठीक है, इजेक्शन सिस्टोलिक मर्मर, इसका क्या मतलब है, मर्मर क्या होते हैं, एबनॉर्मल हार्ट साउंड, मर्मर इज एबनॉर्मल हार्ट साउंड।
इजेक्शन सिस्टोलिक मर्मर का क्या मतलब है कि सिस्टली में जब इजेक्शन का फेज होता है, बिल्कुल स्टार्ट में ये मर्मर आता है, बिल्कुल स्टार्ट में ये मर्मर आता है, ठीक है, बिल्कुल स्टार्ट में आता है, इजेक्शन के टाइम पे आता है, जब ब्लड की इजेक्शन होती है ब्लड से, हार्ट से, ठीक है। तो S1 जो है वो नॉर्मल होगी, S2 जो है वो सप्लिटेड होगी, लेकिन ये सप्लिटिंग कैसी होगी, वाइड सप्लिट एंड फिक्स विद P2 एक्सेंचुएटेड। इजेक्शन सिस्टोलिक मर्मर हमें सुनाई देगा। इसके अलावा हर कंजेंटल हार्ट डिजीज को डायग्नोज करने के लिए ये 3 इन्वेस्टिगेशंस आपको बहुत काफी है। क्या? चेस्ट एक्सरे, एकोकार्डियोग्राफी, ईसीजी। चेस्ट एक्सरे, एकोकार्डियोग्राफी, ईसीजी। चेस्ट एक्सरे में यहाँ पे ASD में क्या आएगा, हमें कार्डियक शैडो थोड़ा एनलार्ज्ड मिलेगा। क्यों? राइट एट्रियम का ब्लड फ्लो ज्यादा था ना, तो उसकी वजह से राइट एट्रिया का साइज बड़ा हुआ होगा, ठीक है। दूसरी क्या चीज हमें नजर आ रही है कि पल्मोनरी वास्कुलर मार्किंग्स जो है वो एक्सेंचुएटेड है, ज्यादा वाजे नजर आ रही है। क्यों? उसमें ब्लड फ्लो ज्यादा था ना, इस वजह से। तो चेस्ट एक्सरे पे हमें ये 2 चीजें नजर आएंगी, जैसे कि आप इसमें देख रहे हैं, ठीक है। कार्डियक शैडो एनलार्ज्ड होगा, कार्डियोमेगली इसको बोलते हैं, कार्डियोमेगली विद ए लार्ज राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल, ठीक है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये लेफ्ट एट्रियम से भी ब्लड ले रहा है, सुपीरियर इंफीरियर वेना केवा से भी ले रहा है राइट एट्रियम। राइट साइड ऑफ द हार्ट पे वॉल्यूम ओवरलोड है, इस वजह से वो एनलार्ज हो जाएगा और एक्सरे पे शो होगा। एको में क्या होगा, पोजीशन, साइज एंड साइंस ऑफ लेफ्ट टू राइट शंट, सारी डिटेल हमें डिफेक्ट की और कौन सा चैम्बर कितने साइज का है और शंट कितने ब्लड की हो रही है, ये सब हमें पता चल जाएगा। एकोकार्डियोग्राफी, अल्ट्रासोनोग्राफी ऑफ द हार्ट, ECG चेंजेस स्पेसिफिक टू ASD वी विल सी, ठीक है। तो इन 3 इन्वेस्टिगेशंस पे सारी ही कंजेंटल हार्ट डिजीज को आप डायग्नोज कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा पीछे आपने क्लिनिकल फीचर्स देखे, उसके अलावा आपने जो है साइन एंड सिम्टम्स के अलावा आपने जो है वो देखा कि ऑस्कल्टेशन पे क्या फाइंडिंग्स होंगी। तो इन चीजों को मिला के डायग्नोसिस हो जाएगा। अब आ जाए मैनेजमेंट पे। तो अगर तो छोटा डिफेक्ट है तो नेचर को देखने दें कि नेचर क्या करती है उसके साथ, लेकिन ये नहीं कि आजाद छोड़ देना, उस बच्चे को आप फॉलो अप पे रखेंगे, उसके फीचर्स को मॉनिटर आप करते रहेंगे, ठीक है। तो बच्चा छोटा सा है, छोटा सा कंजेंटल हार्ट डिफेक्ट है, छोटा सा, इन केस ऑफ ASD, VSD वगैरह खुद बंद नहीं होते। जो ASD है ना, उसमें ये कि हार्ट का साइज बढ़ता है, तो मसल्स जो है वो खुद ब खुद भी क्लोजर, स्पॉन्टेनियस क्लोजर भी हो सकता है हार्ट डिफेक्ट का। तो इसलिए ASD जब तक कि बहुत बड़ा ना हो, सिम्टोमेटिक ना हो, स्कूल गोइंग एज तक उसका वेट करते हैं स्पॉन्टेनियस क्लोजर होने का। उस दौरान क्या करना है, अगर कोई सिम्टम्स है बच्चे को, डाइजॉक्सिन कॉन्ट्रैक्टिलिटी अच्छी करने के लिए, डायूरेटिक्स जो हार्ट फेलियर के ट्रीटमेंट में हम मेडिसिन देते हैं, वो अगर जरूरत है तो वो देते हुए, और कोई 6 मंथ्स के बाद, कोई 1 ईयर के बाद, डिपेंडिंग अपॉन द सिम्टम्स, ठीक है, तो उसको जो है वो बार बार देखते रहें, फॉलोअप के ऊपर रखें, और स्पॉन्टेनियस क्लोजर के लिए उसको मॉनिटर करें, और अगर जरूरत है तो मेडिसिन दे दें, ठीक है। और जो है वो एंटीबायोटिक क्यों देते हैं, इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस का रिस्क होता है, उसको प्रिवेंट करने के लिए। तो ये जो मेडिकल मैनेजमेंट है, ये देते हुए 3 to 8 mm के दरमियान जो डिफेक्ट होते हैं या जो उनसे छोटे होते हैं, स्पोर्टिव मेडिकल मैनेजमेंट दी जाती है, डिज डाइरोक्सिन और प्रोफिलैक्टिक एंटीबायोटिक्स, और फिर स्पॉन्टेनियस क्लोजर के लिए हम वेट करते हैं। अब बच्चा हो गया स्कूल गोइंग, या डिफेक्ट है बड़ा, स्पॉन्टेनियस क्लोजर नहीं हुआ, तो अब जो है वो पल्मोनरी ब्लड फ्लो इंक्रीज्ड है, तो पल्मोनरी हाइपरटेंशन तो नहीं करनी ना, लंग्स को खराब तो नहीं करना ना, तो फिर सर्जरी। सर्जरी के लिए 2 रास्ते हैं, इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी के, जैसे हमने एंजियोग्राफी के बारे में पढ़ा था कि ब्रेकियल और रेडियल आर्टरी से जाएंगे और इस तरह, ठीक है। तो उसी के जरिए जो है वो एओर्टा से आप वेंट्रिकल में जाके तो सेप्टम को भी कर सकते हैं। लेकिन दूसरा है कि ओपन हार्ट सर्जरी। तो ये दोनों इंटरवेंशन है, अगर तो एक्सपर्टीज अवेलेबल हो तो जो है इंटरवेंशन कार्डियोलॉजिस्ट वो वाला काम जरूर कराना चाहिए, क्योंकि स्किन इंसिजन इन्वॉल्व नहीं होता, ठीक है, कम रिस्क होता है उसमें एज कम्पेयर टू ओपन हार्ट सर्जरी। तो सर्जिकल डिफेक्ट को किससे रिपेयर करेंगे, या तो स्टिचेस लगाएंगे, लेकिन अगर डिफेक्ट थोड़ा बड़ा है, उससे टेंशन हो रही है, तो फिर पेशेंट की पेरिकार्डियम या बोवीन पेरिकार्डियम या सिंथेटिक मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ गोरटेक्स या डिक्रॉन, ये सारी ऑप्शंस हैं। इन चीजों के जरिए हम उस डिफेक्ट को क्लोज कर सकते हैं, उसको रख के इर्द गिर्द स्टिचेस लगा दें, ठीक है। तो इन सारे तरीकों से उस डिफेक्ट को सर्जिकली क्लोज किया जा सकता है, ठीक है। अच्छा जी, उसका फिर जो है प्रोग्नोसिस अच्छा है, ठीक है, 95% प्रोग्नोसिस है। वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट एंड एबनॉर्मल ओपनिंग इन द वेंट्रिकुलर सेप्टम, जिस तरह ASD था उस तरह VSD है, वहां पे इंटरएट्रियल सेप्टम में डिफेक्ट था, यहाँ पे इंटर
वेंट्रिकुलर सेप्टम में डिफेक्ट है। सो इट विल अलाउ द ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल, क्योंकि लेफ्ट साइड पे प्रेशर ज्यादा है, राइट पे कम है, टू मिक्स विद द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इन द राइट वेंट्रिकल। शुरू में लेफ्ट टू राइट शंट, जिसकी वजह से साइनोसिस नहीं होता इन द स्टार्ट, but right ventricle receives blood from the right atrium as well as from the left ventricle से भी आ रहा है वो वो ventricle से भी आ रहा है, वो atrium से भी आ रहा है, ठीक है, लीडिंग टू वॉल्यूम ओवरलोड। और ये सारा राइट वेंट्रिकल का ब्लड जाना कहाँ है? लंग्स में। तो ये सारा इंक्रीज्ड वॉल्यूम कहाँ चला जाएगा? लंग्स में। तो पल्मोनरी कंजेशन होगी, पल्मोनरी ब्लड फ्लो इंक्रीज होगा, रिस्क ऑफ पल्मोनरी हाइपरटेंशन एंड वास्कुलर डैमेज होगा, ठीक है। तो VSDs आर द मोस्ट कॉमनली अकरिंग। जो डायबिटिक मदर्स होती हैं उनमें कंजेंटल हार्ट डिफेक्ट का रिस्क ज्यादा होता है, और ज्यादातर उनमें जो कंजेंटल हार्ट डिफेक्ट होता है वो ये VSD होता है। अच्छा, ये गलत लिखा हुआ है, अकरिंग इन 14। ये हो सकता है कि कंजेंटल हार्ट डिफेक्ट में ये कॉमन हो और 14 to 17% हो, लेकिन टोटल न्यूनेट 100 न्यूनेट में से 14-17% इनको नहीं होता, ठीक है। ये क्योंकि वो लेक्चर था, मैंने बड़ा अच्छा सा कहीं से लिया था, तो ये जो चीज है ना, ये गलत है कि कंजेंटल हार्ट डिफेक्ट अकर इन 14 to 17% ऑफ द न्यूनेट्स पर ईयर, ठीक है, ये गलत है। अच्छा, बहरहाल इसकी भी आगे से टाइप्स हैं, सुप्राक्रिस्टल, मेम्ब्रेनस एंड मस्कुलर। के मस्कुलर जो है वो, जो उसकी मस्कुलर वॉल होती है उसके अंदर जो है वो छोटे छोटे डिफेक्ट्स होते हैं, और ये फिर इसकी टाइप्स हैं। खैर, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट का मतलब है, VSD का मतलब है वेंट्रिकुलर सेप्टम में डिफेक्ट, वो जहां भी है, ठीक है। उसका किस तरह से वो प्रेजेंट करेगा? साइन एंड सिम्टम्स यहाँ पे भी साइज ऑफ द डिफेक्ट के अकॉर्डिंगली वेरी करते हैं। छोटा डिफेक्ट है, कम साइन एंड सिम्टम्स आएंगे, देर से आएंगे। बड़ा डिफेक्ट है, पहले चंद हफ्तों में ही आ जाएंगे, ठीक है। तो साइन एंड सिम्टम्स कब आएंगे, कितने आएंगे, डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ द डिफेक्ट। बड़ा डिफेक्ट है, जल्दी साइन एंड सिम्टम आएंगे। छोटा डिफेक्ट है, कम साइन एंड सिम्टम्स आएंगे और डिलेड आएंगे, थोड़ी देर से आएंगे, ठीक है। क्योंकि जो है इन्फेंट ने तो दो ही काम करने हैं ना, या उसने खाना है या उसने रोना है, ठीक है। तो जैसे जैसे बच्चा बड़ा होगा, एक्टिविटी शो करेगा, तो तब तब जो है वो डिफेक्ट तब फिर डायग्नोज होगा। बड़ा डिफेक्ट है वो, तो वो न्यूनेट में ही पता चल जाएगा कि इसमें है। अच्छा जी, infants with moderate to large defect will become symptomatic within the first few weeks of life, ठीक है। जिनका लार्ज डिफेक्ट है या जिनका दरमियाने साइज का है, मॉडरेट साइज का है, उनका शुरू में ही पता चल जाएगा। और क्या सिम्टम्स सब में एक जैसे ही होंगे? कंजेंटल हार्ट डिफेक्ट में क्या सिम्टम्स होंगे? वीकनेस, फटीग और साइनोसिस ड्यूरिंग क्राइंग, और जब SOB मेनली शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ ड्यूरिंग ईटिंग, प्लेइंग, क्राइंग, जैसे भी बच्चे की एज है, ठीक है। पुअर ग्रोथ सब में होगी, पुअर फीटल वेट गेन या पुअर फीटल ग्रोथ कह लें, या पुअर फीटल वेट गेन कह लें, सब में होगा। फ्रीक्वेंट रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन ऐसी चीज है जिससे अक्सर कार्डियक डिजीज डायग्नोज की जाती है। बार बार बच्चा चेस्ट इन्फेक्शन के साथ जब आता है तो डॉक्टर कहता है कि इसकी एकोकार्डियोग्राफी करवा लें। उसको एग्जामिन भी करता है, अच्छा पीडियाट्रिशियन उसको क्लिनिकली भी डायग्नोज कर लेता है, लेकिन फिर वो इन्वेस्टिगेशन भी कंफर्म करने के लिए चाहिए होती है। क्यों? पल्मोनरी ब्लड फ्लो ज्यादा था ना, तो उसकी वजह से लंग्स की नेचुरल फिजियोलॉजी नॉर्मल तो नहीं रहती, तो ये बार बार जो है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस होते हैं। इस एक चीज जो नॉर्मल है, अच्छी बनी हुई है, उस पे बैक्टीरिया कम हमलावर होंगे। एक चीज जो उसमें पहले से उसकी फिजियोलॉजी पैथोलॉजी खराब है, तो उसमें फिर ज्यादा इन्फेक्शंस आएंगे। तो फ्रीक्वेंट रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन से PDA भी डायग्नोज होता है, VSD ASD भी डायग्नोज होते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अगर शंट रिवर्सल हो जाए तो क्या होता है? साइनोसिस, क्लबिंग एंड रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस। साइनोसिस तो होता ही है, वो मैंने आपको बता दिया। क्लबिंग क्या था कि ये जो फिंगर क्लबिंग, ये सारी ही जो लंग की डिजीजेस या जो डिजीजेस हाइपोक्सीमिया, हाइपोक्सिया करती हैं, उनमें क्लबिंग देखने को मिलती है, ठीक है। और रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस का क्या मतलब होता है? शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, SOB, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, ठीक है। तो ये शंट रिवर्सल जब हो जाएगा तब ये चीजें होंगी। ऑस्कल्टेशन पे हमें पैन सिस्टोलिक मरमर मिलेगा। सारी सिस्टी, पैन का क्या मतलब होता है? सारे का सारा, पैन सीटी, सारी बॉडी का सीटी। तो पैन सिस्टोलिक के पूरी सिस्टली में मरमर। मरमर क्या है? एब्नॉर्मल हार्ट साउंड, ठीक है, पूरी की पूरी। S1 इज मास्क्ड बाय द मरमर। तो पूरी सिस्टली में मरमर है, तो S1 क्या था? वो AV वेल्व के ओपनिंग से पैदा होने वाली आवाज थी, ठीक है। ओपनिंग से या क्लोजर से, ठीक है। भारत AV वेल्व जो है उनसे पैदा होने वाली आवाज थी S1। क्लोजर से ओपनिंग साइलेंट होती है, क्लोजर आवाज के साथ होता है ना, हाँ क्लोजर। तो जो है ना वो S1 क्या थी? AV वेल्व के क्लोजर से पैदा होने वाली आवाज थी। तो वो उसमें पैन सिस्टोलिक मरमर, पूरी सिस्टली में मरमर है, उसमें वो S1 मास्क हो जाएगा।
और S3 हमें एपेक्स पे सुनाई दे सकता है, ठीक है। अच्छा, ये जो पिक्चर बनी हुई है इसमें अब एक स्पेशल चीज क्या नजर आ रही है, ये अगले लेक्चर में ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमें एपेक्स या माइट्रल एरिया नजर आ रहा है, ठीक है, और हमें ट्राइकस्पिड एरिया नजर आ रहा है। ये हमारी लेफ्ट साइड ऑफ द स्टर्नम है, ये हमारी राइट साइड ऑफ द स्टर्नम है, ठीक है। इसके अलावा हमें एओर्टिक एरिया नजर आ रहा है और हमें पल्मोनरी एरिया नजर आ रहा है, ठीक है। ये हमें कार्डियक एरियाज नजर आ रहे हैं जिन पे हमें ऑस्कल्टेशन ज्यादा ध्यान से करनी है, वैसे तो पूरी प्रिकॉर्डियम पे करनी है, लेकिन इन एरियाज पे जरा ज्यादा ध्यान से करनी है, ठीक है। अच्छा जी, तो चेस्ट एक्सरे पे कार्डियोमेगली एंड इंक्रीज पल्मोनरी वास्कुलर मार्किंग्स, वही फाइंडिंग जो हमें एएसडी में मिली थी वो हमें यहाँ पे भी मिलेंगी। ट्रीटमेंट क्या है मेडिकल मैनेजमेंट में, वही डाइजॉक्सिन डायूरेटिक, एडिक्वेट न्यूट्रिशन इन द फॉर्म ऑफ फॉर्मूला मिल्क या ब्रेस्ट मिल्क के ऊपर बच्चे को रखें। एडिक्वेट न्यूट्रिशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो एक नॉर्मल बच्चे के लिए इतनी इंपॉर्टेंट है, तो ये तो एक डिजीज वाला बच्चा है जिसको ग्रोथ रिटार्डेशन भी है, तो इसके लिए अच्छी से अच्छी न्यूट्रिशन बहुत जरूरी है। सप्लीमेंटल ट्यूब फीडिंग अगर बच्चा नहीं ही लेता तो सप्लीमेंटल ट्यूब फीडिंग पे भी इसको डाल सकते हैं। फिर जो है वो इसका सर्जिकल रिपेयर, क्लोज्ड स्टिचेस और स्पेशल पैच, या तो स्टिच लगा के, लेकिन अगर डिफेक्ट बड़ा है तो पैच लगा के भी। इंटरवेंशनल कार्डियक कैथेटराइजेशन, सेप्टल ऑक्लूडर, ठीक है। ये क्या है कि परकुटेनियस गए और जो है वो इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम तक पहुंच के तो वहां पे सेप्टल ऑक्लूडर इंजेक्ट किया, ठीक है। लेकिन अगर डिफेक्ट बड़ा है तो ओपन हार्ट सर्जरी, आउटकम ऑफ सर्जरी 95% सक्सेस रेट है। बहुत, इसका क्या मतलब होता है कि 5% तो फिर या डेथ हो जाएगी या जो है वो प्रोसीजर फेलियर, ठीक है। तो 95% सक्सेस रेट का ये मतलब है कि 5% में या कॉम्प्लिकेशन या मोर्टेलिटी भी हो सकती है। ग्रोथ ऑफ द चाइल्ड कैचेज अप इन 1 to 2 years, 1-2 साल में बच्चे की ग्रोथ बिल्कुल ठीक हो जाती है, और जो हार्ट का साइज बड़ा हुआ था, टाइमली ट्रीटमेंट हो गई ना, वो भी रिड्यूस हो जाता है, और शंट तो जाहिर है गायब ही हो गई। और जो है इसके अलावा मरमर कुछ अरसे तक सुनाई देते रहते हैं, लेकिन उनका कोई मसला नहीं है, उनकी कोई क्लिनिकल सिग्निफिकेंस नहीं है, आहिस्ता आहिस्ता वो भी चले जाएंगे। ग्रोथ ऑफ द चाइल्ड विल कैचेज अप इन 1 to 2 year, और बच्चा जो है वो बिल्कुल नॉर्मल बिहेव करने लगेगा, ठीक है। मरमर सुनाई देते रहेंगे लेकिन उसका कोई मसला ऐसा नहीं है, उनकी क्लिनिकल इंपॉर्टेंस नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट को ट्रीट किया जाएगा। नेक्स्ट कंजेंटल हार्ट डिफेक्ट इज पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस। शुरू में हमने क्या पढ़ा कि डक्टस आर्टेरियोसिस जो है वो एक शंटिंग ऑफ ब्लड के लिए वहां पे मौजूद है, कम्युनिकेशन बिटवीन द पल्मोनरी आर्टरी एंड एओर्टा, ठीक है। अब ये हमें फीटल सर्कुलेशन में, फीटल लाइफ में तो चाहिए कि लंग्स को ब्लड ना जाए, जो पल्मोनरी आर्टरी में ब्लड आया है राइट वेंट्रिकल से वो एओर्टा में चला जाए इसके जरिए। लेकिन जब बच्चा पैदा हो गया और लंग्स ने अपना काम करना शुरू कर दिया तो ब्लड फिर जाता है लंग्स को, पल्मोनरी आर्टरी से लंग्स को जाता है, इसमें ब्लड नहीं जाता। तो जब इसमें ब्लड नहीं जाता तो इसका फंक्शनल क्लोजर हो जाता है, और अगले 2-4 दिनों में इसका स्ट्रक्चरल क्लोजर भी हो जाता है। लेकिन जो बच्चे जो है प्रीमेच्योर डिलीवरी हो जाती है, ठीक है, उसमें ये ज्यादा होता है। ग्रोथ रिटार्डेड बच्चों में, प्रीमेच्योर डिलीवरी वाले बच्चों में, रूबेला वायरस के इन्फेक्शन में, इन सारे केसेस में ये पेटेंट रह जाती है, ठीक है। तो डक्टस आर्टेरियोसिस, देयर आर प्रोस्टाग्लैंडिन्स इन द वॉल ऑफ दिस डक्टस आर्टेरियोसिस जो कि इसको पेटेंट रखते हैं, ठीक है। तो अगर प्रेग्नेंट लेडी को 3rd ट्राइमेस्टर में प्रोस्टाग्लैंडिन इनहिबिटर ज्यादा देंगे तो ये इंट्रायूटेराइन लाइफ में क्लोज नहीं हो जाएगी। मैंने कहा कि प्रोस्टाग्लैंडिन इसकी वॉल में जो इसको ओपन रखते हैं, पेटेंट रखते हैं। ये क्यों पेटेंट रखती है? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन इन इट्स वॉल। तो अगर हम प्रोस्टाग्लैंडिन इनहिबिटर दे देंगे इंट्रायूटेराइन लाइफ में, तो प्रोस्टाग्लैंडिन जो इसको पेटेंट रख रहे थे उनको हम इनहिबिट कर देंगे तो ये क्लोज हो जाएगा, तो इंट्रायूटेराइन लाइफ में। इसलिए कहते हैं कि 32 वीक्स के बाद एनसेट जो है वो किसी भी इंडिकेशन के तहत बहुत ज्यादा नहीं देने, और ठीक है। तो इसलिए इसकी मेडिकल ट्रीटमेंट में आईवी इंडोमेथासिन एनसेट्स देते हैं, यानी कि जब पैदा हो गया बच्चा तो इसको बंद हो जाना चाहिए, नहीं बंद हुई इंडोमेथासिन दे, बंद हो जाएगी, नहीं बंद हुई फिर सर्जिकल रिपेयर करना पड़ेगा, ठीक है। तो मोस्टली इन द प्रीमेच्योर इन्फेंट्स और इन्फेंट्स बोर्न टू अ मदर हु हैड रूबेला ड्यूरिंग द फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है, जिसने एमएमआर मीजल माम्स रूबेला वैक्सीनेशन लगवाई हुई है उसको तो नहीं होगा, जिसने नहीं लगवाई हुई उसको अगर होगा फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी में रूबेला तो ये बहुत सारे कंजेंटल हार्ट डिफेक्ट्स करता है। इसलिए जिसको नहीं लगी हुई वैक्सीनेशन, रूबेला वैक्सीनेशन इज एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ प्री प्रेगनेंसी काउंसलिंग।
प्री प्रेगनेंसी अगर आप इसको लगवाएं 3 मंथ्स कॉन्ट्रासेप्शन करके फिर प्रेगनेंसी करें तो दैट्स बेटर। जिन लोगों को बचपन में MMR नहीं लगी, जिनको लगी है उनको ठीक है। थ्रू द PDA ऑक्सीजनेटेड ब्लड पासिस फ्रॉम द एओर्टा टू द पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है, एंड मिक्सेस विद द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड व्हिच गोस टू द लंग्स। लंग वॉल्यूम, हर हाल में लंग्स का ही ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है और पल्मोनरी हाइपरटेंशन का रिस्क जो है वो बढ़ रहा है, ठीक है। तो अब तक आपको समझ आ गई ये कहाँ है, क्यों है, इसका नॉर्मल फंक्शन क्या है, और अगर ये पेटेंट रह जाए तो फिर इसकी वजह से क्या होगा, शंटिंग ऑफ ब्लड होगी, पल्मोनरी ब्लड फ्लो जो है वो इंक्रीज होगा, ठीक है, और वही होगा रिकरेंट पल्मोनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस, वो भी होंगे। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, कंजेशन, कंजेस्टेड ब्रीदिंग, ठीक है, SOB, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, कंजेस्टेड ब्रीदिंग, डिसइंटरेस्ट इन फीडिंग और टायर्ड बच्चा वाइल फीडिंग, पुअर ग्रोथ, स्वेटिंग, टिकिपनिया का क्या मतलब होता है, हार्ट सॉरी रेस्पिरेटरी रेट इंक्रीज होना, बाउंडिंग पल्स, के पल्स जो है वो बड़ी हाई वॉल्यूम फील होती है, ठीक है। तो दीज आर द क्लिनिकल फीचर। सारे कार्डियक डिफेक्ट के क्लिनिकल फीचर तकरीबन एक जैसे हैं, सारे कार्डियक डिफेक्ट्स के जो है वो डायग्नोसिस के इन्वेस्टिगेशंस एक जैसी हैं, ठीक है। तो पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस, यहाँ पे मेरा ख्याल है कि इसकी शक्ल ये देखें, ये पल्मोनरी आर्टरी है, ये एओर्टा है, इसके दरमियान में ये कम्युनिकेशन होती है, डक्टस आर्टेरियोसिस। तो बच्चा जब डिलीवर हो जाए, लंग्स अपना फंक्शन टेक ओवर कर लें, इसको बंद हो जाना चाहिए, नहीं होती तो अब जो है वो एओर्टा में प्रेशर ज्यादा है, पल्मोनरी आर्टरी में कम है, वहां से ब्लड इसमें पल्मोनरी आर्टरी में जाएगा, लंग्स को ब्लड फ्लो जो है वो इंक्रीज होगा, ठीक है। हाँ जी, ये जो है वो आफ्टर बर्थ दोनों ही को क्लोज हो जाना चाहिए। पहले तो वो फंक्शनली क्लोज होते हैं कि वहां से ब्लड ही नहीं जाता, तो फिर बाद में वो बंद हो जाते हैं, लेकिन अगर वो बंद ना हो तो ये दोनों डिफेक्ट्स हमें मिलेंगे, ठीक है। अच्छा, इसके बाद ऑस्कल्टेशन पे इसमें आता है मशीनरी मरमर, लेफ्ट इंफ्रा क्लेविकुलर रीजन में, लेफ्ट इंफ्रा क्लेविकल, लेफ्ट साइड पे क्लेविकल के नीचे कॉन्टिन्यूस मशीनरी मरमर। इसका मरमर, ASD का मरमर कैसा था, इजेक्शन सिस्टोलिक मरमर। BSD का मरमर कैसा था, पैन सिस्टोलिक मरमर। इसका मरमर कैसा है, कॉन्टिन्यूस मशीनरी मरमर। मेडिकल मैनेजमेंट में इसके हम इंडोमेथासिन IV, वो क्या है, प्रोस्टाग्लैंडिन इनहिबिटर। किस चीज ने ओपन रखा हुआ है, प्रोस्टाग्लैंडिन ने, इनहिबिटर दे, बंद हो जाएगी, ठीक है। नहीं हुई तो इट क्या लिखा हुआ है कि मे हेल्प, अगर इससे बंद हो जाए IV जो है इंडोमेथासिन देने से तो अच्छी बात है, ठीक है। It works by stimulating the muscles inside the patent ductus arteriosus to constrict, thereby closing the connection, ठीक है। इसके अलावा डिच डायूरेटिक्स, एडिक्वेट न्यूट्रिशन, हाई कैलोरी, फॉर्मूला मिल्क या ब्रेस्ट मिल्क, वो तो अपनी जगह पे ग्रोथ रिटार्डेशन वाले उसके लिए जरूरी है ही। तो साथ में मेडिकल मैनेजमेंट, ठीक है। इन सब चीजों से भी क्लोज नहीं हुई तो फिर सर्जिकल मैनेजमेंट, इंटरवेंशन, कार्डियोलॉजी इसके लिए बेस्ट है, ठीक है। क्या रिस्की होता है, बिल्कुल रिस्की होता है। गारंटी देखो बेटा, किसी की जिंदगी की भी नहीं है। हम जो इस छत के नीचे हैं, हमें कोई गारंटी है, गारंटी तो किसी को भी नहीं है ना। और ये सब तो चीजें जो हैं वो एक कोशिश होती हैं, बाकी जो कोशिश बहुत अच्छी होनी चाहिए। देखो, एक कुएं में एक मेंढक है, वो कितनी कोशिश कर सकता है उसमें। कहने का मकसद है कि इंसान की जो कोशिश है ना, उसका एक दायरा है, लैसा लिल इंसानी इल्ला मा सा, इंसान के लिए वही कुछ है जिसकी वो कोशिश करे, लेकिन कोशिश वो कितनी, कोशिश भी उतनी जितनी अल्लाह को मंजूर है। कोशिश भी वो, उसकी कोशिश का भी एक दायरा है ना, उसके बाहर निकल के वो कोशिश नहीं कर सकता, तो इसको फिर तकदीर कहते हैं। हाँ बिल्कुल, देखिए ना, ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। इसका जवाब आप हर जगह से ढूंढें, ओके, लेकिन ये है कि आपके ऊपर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आपने पूरी करनी है, जो आप जिस भी लेवल पे हैं। आपके लिए आसमान से तारे तोड़ के लाना क्या है कि जहां आप बैठे हैं, आप स्टूडेंट हैं, आप बेहतरीन पढ़ें और बेहतरीन ग्रेड लें, और पेरेंट्स आपके जो है वो, जिनका अल्लाह ताला ने आप पे इतना हक रखा है, वो आपसे खुश हों। ये आपने अगर ये काम कर लिया, जहां आप बैठे हैं वहां पे आपने उस रोल को बहुत कामयाबी से निभा लिया, यू आर द बेस्ट। आपने वो काम कर लिया जो आपने करना था, ठीक है। उसके लिए ये नहीं कि आप जो है वो अब न्यूटन जो ग्रेविटी उसने वो की थी, वो उसका काम था, ठीक है। तो अब हम जब तक वो नहीं करेंगे, हमारी जिंदगी का कोई मकसद ही नहीं है। नहीं, जहां पे आप हैं, अगर आपने अपना काम बेहतरीन तरीके से किया है तो आपने अपना हक अदा कर दिया। आगे से फिर जो है किसी बंदे ने भी अपने अमल पे तो उसका वो होना नहीं, जब तक अल्लाह की रहमत ना हो कोई कुछ भी नहीं कर सकता, ठीक है।
अच्छा जी, सर्जिकल मैनेजमेंट फिर इसकी तो सबसे बेहतर क्या है, इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी। ठीक है, कि हम परकुटेनियसली जाएं कहाँ, एओर्टा में जाएं, एओर्टा में और पिल्मोनरी आर्टरी में ही तो कम्युनिकेशन है। ठीक है, इस ब्रेकियल आर्टरी रेडियल आर्टरी से हम एओर्टा में जा सकते हैं, वहां से फिर एओर्टा से हम डक्टस आर्टेरियोसिस को एक्सेस कर सकते हैं। तो उसमें फिर हम सेप्टल ऑक्लूडर या कॉइल होती है मेटेलिक स्पेशली डिजाइन, वो डाल देते हैं कॉइल, तो 2-3 दिन में वो बंद हो जाती है। ठीक है, या फिर ओपन हार्ट सर्जरी पे अगर किसी वजह से इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी अवेलेबल ही नहीं है किसी कंट्री में, तो वहां पे फिर ओपन हार्ट सर्जरी होगी। ठीक है, पाकिस्तान में अवेलेबल है, होते हैं ये प्रोसीजर परकुटेनियस। तो उसके बाद जो है वो अगर ओपन पे करते हैं तो या तो स्टिच लगा दें, या वेसल ही है ना उसको कॉटराइज कर दें। ठीक है, या फिर उसको स्टिच लगा के बंद कर दें। ठीक है, तो ट्रांस कैथेटर कॉइल क्लोजर ऑफ द पीडीए, ट्रांस कैथेटर के जो इंटरवेंशन कार्डियोलॉजी के थ्रू जाते हैं। पीडीए लाइगेशन, लाइगेशन का क्या मतलब होता है, वेसल को बंद करना विद स्टिचेस, और द वेसल कनेक्टिंग द एओर्टा एंड द पल्मोनरी आर्टरी में बी कट एंड कॉटराइज्ड। ठीक है, तो मुख्तलिफ तरीकों से उसको बंद करना, चाहे इंटरवेंशन कार्डियोलॉजी पे, चाहे फिर जो है वो कॉइल डालना इंटरवेंशन पे, या फिर ओपन हार्ट सर्जरी पे कट लगा के उसको वेसल को कट करके कॉटराइज करना, या स्टिचेस के जरिए से उसको क्लोज करना। ठीक है, साइनोटिक हार्ट डिजीजेस, दूसरी तरह की हार्ट डिजीजेस जो है वो क्या है, जिनमें साइनोसिस होता है। ठीक है, तो ये कौन से हार्ट डिफेक्ट्स थे, जिसमें कि पल्मोनरी ब्लड फ्लो या तो इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है। शंट प्रेजेंट इज प्रीडोमिनेटली फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज हेयर मिक्सिंग विद द ऑक्सीजनेटेड ब्लड, इसलिए सिम्टम्स और साइनोसिस शुरू में आना शुरू हो जाएगा, लीडिंग टू शंटिंग ऑफ वीनस ब्लड विदाउट पासिंग थ्रू द लंग्स टू बी ऑक्सीजनेटेड। ठीक है, वीनस ब्लड जो है वो डीऑक्सीजनेटेड है, वो ऑक्सीजनेट नहीं हो पाएगा, कैसे, ये आगे इसकी एग्जांपल्स में हम पढ़ते हैं। Unoxygenated blood circulates in the arteries and causes cyanosis. Examples are TOF and TOG, tetralogy of Fallot or transposition of great vessels. टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट बहुत सीरियस, बहुत बड़ा साइनोटिक कंजेंटल हार्ट डिफेक्ट है। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 4 कंजेंटल हार्ट डिफेक्ट। इसमें एक नहीं, इसमें 4 प्रॉब्लम है। पीछे हमने क्या पढ़ा, एएसडी एक ही प्रॉब्लम था, वीएसडी एक ही प्रॉब्लम था, पीडीए एक ही जगह पे प्रॉब्लम था, बाकी सब चीजें ठीक थी। इसमें 4 प्रॉब्लम है, इसलिए इसको टेट्रोलॉजी कहते हैं। फैलेट वो साइंटिस्ट जिसने इसको डिस्कवर किया, फर्स्ट डिस्क्राइब किया। टेट्रोलॉजी 4। ठीक है, तो पहला डिफेक्ट क्या है, पल्मोनरी स्टेनोसिस। पल्मोनरी वेल्व जो है वो कॉन्स्ट्रिक्टेड है, स्टेनोज्ड है, वेल्व की जो ओपनिंग है वो टाइट है, पल्मोनरी स्टेनोसिस। तो पल्मोनरी वेल्व जो है वो था कहाँ, राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी आर्टरी के दरमियान था। अब ये स्टेनोज्ड पल्मोनरी जो वेल्व है, इसमें ब्लड को पुश करने के लिए क्या राइट वेंट्रिकल को इंक्रीज वर्कलोड नहीं करना पड़ेगा, करना पड़ेगा, जो कि बनाएगा राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी। 2 डिफेक्ट हो गए, 2 हो गए। तीसरा है इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम, वो खुद अकेला ही इतना बड़ा डिफेक्ट था, कुछ आके इन सब चीजों के साथ भी आ गया। इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, वीएसडी, पल्मोनरी स्टेनोसिस, राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी, जो है वो वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, वीएसडी। और तीसरा ये है कि एओर्टा साहब जहां नॉर्मल से निकल रहे थे वहां से नहीं निकल रहे, वो इस डिफेक्ट के बिल्कुल ऊपर से निकल रहे हैं। ये जो वीएसडी है, इसके एओर्टा इसके ऊपर आके बैठ गया, बजाय इसके कि वो राइट वेंट्रिकल में जहां नॉर्मली, जहां से करता था, नॉर्मली प्रेजेंट होता था, नॉर्मली जहां से ओरिजिनेट करता था वहां से नहीं करता, इसके ऊपर से करता है। ओवरराइडिंग एओर्टा, overriding of aorta, aorta will arise just above the VSD, इसलिए ये जो ब्लड की मिक्सिंग हो रहा है और मिला जुला सा गंदा मंदा ब्लड भी जा रहा है, एओर्टा उसको ले जाएगा, क्योंकि उसके बिल्कुल ऊपर से ओरिजिनेट कर रहा है। तो ये 4 डिफेक्ट्स मिलके बनाते हैं टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, पल्मोनरी वेल्व का स्टेनोसिस, ओवरराइडिंग एओर्टा, राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी। ये 4। The tetralogy of Fallot is a combination of 4 congenital heart defects. Tetralogy of Fallot is a combination of 4 congenital heart defects. Number 1, pulmonary valve का stenosis. पल्मोनरी वेल्व को स्टेनोज तो नहीं होना चाहिए ना, तो उसको तो नॉर्मल होना चाहिए कि राइट वेंट्रिकल उसमें ब्लड को पुश करे तो आराम से पुश हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, पल्मोनरी वेल्व का स्टेनोसिस। अब इस स्टेनोज्ड वेल्व के अगेंस्ट रेजिस्टेंस ज्यादा है। इस स्टेनोज्ड वेल्व में से पल्मोनरी आर्टरी में ब्लड को पुश करने के लिए राइट वेंट्रिकल को ज्यादा वर्कलोड काम करना पड़ेगा, जिसकी वजह से राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी हो जाएगी। तो 2 डिफेक्ट्स क्या हुए, पल्मोनरी वेल्व का स्टेनोसिस और राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी। तीसरा डिफेक्ट है वीएसडी,
चौथा डिफेक्ट है ओवरराइटिंग एओर्टा, यानी कि एओर्टा विल ओरिजिनेट जस्ट अबव द वीएसडी। इसलिए यहाँ पे जो राइट वेंट्रिकल में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, लेफ्ट वेंट्रिकल में ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, यहाँ हो रही है उसकी मिक्सिंग। ठीक है, ये शंट वाला सारा मिक्स ब्लड जो है एओर्टा उठा के ले जाएगा सारी बॉडी में, साइनोसिस। ठीक है, तो शंट यहाँ पे कहाँ से होगी, पहले तो राइट टू लेफ्ट होगी, लेकिन यहाँ ये है कि मिक्सिंग ऑफ ब्लड जो हो रही है वही ब्लड डायरेक्ट एओर्टा में जा रहा है। इसलिए देखिए एओर्टा के ब्लड को भी उन्होंने ब्लू वो दिया हुआ कलर, क्योंकि ये ब्लड भी प्रॉपर्ली ऑक्सीजनेटेड नहीं है, इस वजह से होगा साइनोसिस। ठीक है, तो ड्यू टू पल्मोनरी आर्टरी स्टेनोसिस राइट वेंट्रिकल हैज टू वर्क हार्डर टू पुश द ब्लड इनटू द लंग्स। ठीक है, thereby increasing the right ventricular pressure and size। ये राइट वेंट्रिकुलर का प्रेशर भी बढ़ेगा और साइज भी बढ़ेगा, राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रफी होगी। प्रेजेंस ऑफ वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट फैसिलिटेट ब्लड टू पास फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल इनटू द लेफ्ट वेंट्रिकल एंड मिक्सिंग ऑफ ब्लड टेक्स प्लेस। ये भी ठीक हो गया। ओवरराइडिंग ऑफ एओर्टा क्या है, द एओर्टा सिट्स ओवर द वीएसडी, द एओर्टा अराइजेस जस्ट अबव द वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। ठीक है, rather than just over the left ventricle. As a result, oxygen poor blood from the right ventricle can flow directly into the aorta। उसकी ऐसी जगह से ओरिजिनेशन है कि जहां राइट वेंट्रिकल के साथ उसका कनेक्शन ज्यादा बन रहा है। ठीक है, वो जस्ट वीएसडी के ऊपर से राइज कर रहा है, नॉर्मल लेफ्ट वेंट्रिकल के ऊपर से राइज नहीं कर रहा। ठीक है, तो वो वीएसडी के ऊपर से राइज कर रहा है, वो डीऑक्सीनेटेड ब्लड लेके जा रहा है। डिक्रीज्ड पल्मोनरी ब्लड फ्लो एंड पुअरली ऑक्सीनेटेड ब्लड सर्कुलेशन circulating throughout the body leads to cyanosis। एओर्टा जब ऐसा ब्लड लेके जाएगा it will result into bluish discoloration of, ये जैसे बच्चा आपको नजर आ रहा है, लिप्स ब्लू हैं, एक्सट्रीमिटीज में हैंड्स और फीट ब्लू हैं। ठीक है, और जब क्राइंग और एक्टिविटी तो ये साइनोसिस और ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, साइनोसिस which is the bluish discoloration of skin, lips, nails, nail beds that occur with crying और feeding। जैसे ही एक्टिविटी ज्यादा होगी साइनोसिस आएगा, और अगर पहले से प्रेजेंट है साइनोसिस ज्यादा हो जाएगा। इरिटेबिलिटी, डीऑक्सीजनेशन, ठीक है, हाइपोक्सिया, इरिटेबिलिटी, लिथार्जिक, वीकनेस, रिड्यूस्ड फिजिकल एक्टिविटी, फेंटिंग, क्लबिंग ऑफ नेल्स एंड फिंगर। वो हर जगह पे क्लबिंग आएगी जहां पे लंग्स इन्वॉल्व होंगे, जहां पे साइनोसिस होगा हर उस जगह पे क्लबिंग आएगी। ब्रीदिंग डिफिकल्टी। ठीक है, तो ये सारे साइनोसिस के साथ साथ ये सारे क्लिनिकल फीचर्स we will experience। on auscultation and ejection systolic murmur, जहां से हम चले थे वहीं हम आ गए। ठीक है, एएसडी में भी इजेक्शन सिस्टोलिक मर्मर था, और इसमें टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट में भी इजेक्शन सिस्टोलिक मर्मर है। इज प्रेजेंट एट द लेफ्ट पैरास्टर्नल रीजन, थर्ड इंटरकॉस्टल स्पेस ड्यू टू पल्मोनरी स्टेनोसिस, यानी इसमें हमें पल्मोनरी स्टेनोसिस की वजह से मर्मर सुनाई देगा। जो वेल्वुलर हार्ट डिफेक्ट्स होते हैं ना, जो हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, कि जो है सारे वेल्व्स का स्टेनोसिस भी हो सकता है और सारे वेल्व की रिगर्जिटेशन भी हो सकती है। 4 वेल्व है ना हार्ट के, तो उनका स्टेनोसिस भी हो सकता है और उनकी रिगर्जिटेशन भी हो सकती है। ठीक है, तो उसमें फिर मर्मर्स आते हैं। मैनेजमेंट इसकी क्या है, रिक्वायर्ड सर्जिकल रिपेयर यूजुअली अंडरटेकन एट 6 to 18 months ऑफ एज। 6 माह से लेके 1.5 साल तक की एज के दरमियान। 6 माह का क्यों, कुछ तो बच्चा इस काबिल हो जाए ना कि वो सर्जरी को विथस्टैंड कर सके। हाई मोर्टेलिटी है। इट इन्वॉल्व क्लोजर ऑफ वीएसडी, वीएसडी को क्लोज किया जाता है विद अ पैच टू करेक्ट द ओवरराइड एंड पल्मोनरी स्टेनोसिस इज रिलीव। ये 2 काम जब किए जाते हैं तो ये जो कंजेंटल बर्ड डिफेक्ट है ये बेहतर हो जाता है। क्या 2 काम, कि वीएसडी को क्लोज किया जाता है और पल्मोनरी स्टेनोसिस को रिलीव किया जाता है। तो इनसे जो बाकी 2 डिफेक्ट्स है वो भी बेहतर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये 2 काम जब हम करेंगे तो चारों डिफेक्ट्स पे अच्छा असर पड़ेगा। पल्मोनरी वेल्व स्टेनोसिस को ओपन अप करेंगे और वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट को क्लोज करेंगे तो ओवरराइडिंग वाला मसला भी हल हो जाएगा, वीएसडी वाला मसला भी हल हो जाएगा। और पल्मोनरी आर्टरी की स्टेनोसिस को जब रिलीव करेंगे तो जो है राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रफी इफ इट इज सक्सेसफुल, ये इंटरवेंशन फिर की जाती है। ये इसका ट्रीटमेंट है। लास्ट है ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट वेसल्स, बहुत ही खतरनाक साइनोटिक हार्ट डिजीज जिसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड बार बार ऑक्सीजनेट होता जाता है और डीऑक्सीजनेटेड बार बार डीऑक्सीजनेट होता जाता है और दोनों के दरमियान कोई कम्युनिकेशन ही नहीं है। वो कैसे कि एओर्टा जो है उसने तो कनेक्ट होना था लेफ्ट वेंट्रिकल से, वो राइट वेंट्रिकल से कनेक्टेड है, और पल्मोनरी आर्टरी जिसने राइट से होना था वो लेफ्ट वेंट्रिकल से कनेक्टेड है। ठीक है, तो एओर्टा ब्लड कहाँ लेके जाता है, ठीक है, सारी बॉडी में, और पल्मोनरी आर्टरी कहाँ लेके जाती है, लंग्स में। तो ये काम जो है वो उल्टा हो जाएगा। द एओर्टा इज कनेक्टेड टू राइट वेंट्रिकल, पल्मोनरी आर्टरी इज कनेक्टेड टू लेफ्ट वेंट्रिकल। सबसे पहली बात तो आप ये चीज याद रखिए, ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट वेसल्स।
पल्मोनरी आर्टरी एक ग्रेट वेसल है, एओर्टा एक ग्रेट वेसल है। पल्मोनरी आर्टरी सारा ब्लड हार्ट से जो है वो लंग्स को लेके जा रही है फॉर ऑक्सीजनेशन, और एओर्टा जो है वो सारा ब्लड हार्ट से लेके जा रहा है लेफ्ट वेंट्रिकल से बॉडी, पूरी की पूरी बॉडी को, ठीक है। अब ये दोनों जो है वो एक दूसरे की जगह इन्होंने ले ली है, पल्मोनरी आर्टरी एओर्टा की जगह लगी है और एओर्टा जो है वो पल्मोनरी आर्टरी की जगह लग गया है। ऑक्सीजन पुअर ब्लू ब्लड रिटर्न्स टू द राइट एट्रियम फ्रॉम द बॉडी through the right atrium and passes through the right atrium and right ventricle into the misconnected aorta back to the body, ठीक है। और ऑक्सीजन रिच ब्लड जो है रिटर्न थ्रू द लेफ्ट एट्रियम फ्रॉम द लंग्स, पासिस थ्रू द लेफ्ट एट्रियम एंड वेंट्रिकल इनटू द पल्मोनरी आर्टरी एंड बैक टू द लंग्स। जो ऑक्सीजनेट हुआ है वो उधर ही सर्कुलेट करता जा रहा है और जो डीऑक्सीजनेट हुआ है वो उधर ही सर्कुलेट करता जा रहा है, उन दोनों का आपस में कोई कम्युनिकेशन नहीं है। तो अब हम क्या करें, अब हमें जो चीज हमें पसंद नहीं थी, एक एबनॉर्मेलिटी थी, अब वो यहाँ पे हमें खुद क्रिएट करनी पड़ेगी। मैंने आपसे कहा कि दोनों ब्लड में कोई कम्युनिकेशन नहीं है, तो सीवियर साइनोसिस, सीवियर सिम्टम, बच्चा आईसीयू में जाएगा पैदा होते ही, और बहुत ज्यादा मोर्टेलिटी और ये वो। अब हम क्या करेंगे, इंटरएट्रियल सेप्टम जो है इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी से, वो इंटरएट्रियल सेप्टम में खुद डिफेक्ट हम पैदा करेंगे ताकि कुछ तो ब्लड की मिक्सिंग हो, ठीक है। डक्टस आर्टेरियोसिस को हम खुद पेटेंट रखेंगे ताकि ब्लड जो है थोड़ा सा ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमें उन दोनों जगहों से मिल जाए। तो वो चीजें जो हमें पसंद नहीं थी, वो हम उनको कंजेंटल हार्ट डिफेक्ट्स कह रहे थे। यहाँ पे हम चाहते हैं कि पीडीए अब क्लोज ना हो, ब्लड की कुछ मिक्सिंग होती रहे, कुछ तो बच्चे को ऑक्सीजन मिलती रहे, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। तो इसके फीचर्स क्या होंगे, साइनोसिस, bluish color of the skin, lips and nail beds that occur with such activity as crying or feeding से, और जिस तरह डेटोलॉजी ऑफ पैलेट में हमने पढ़ा था। रैपिड एंड लेबर्ड ब्रीदिंग, हाइपोक्सिया है ना, तो उसको कवर करने के लिए रैपिड एंड लेबर्ड ब्रीदिंग, सांस लेने में बहुत ज्यादा बच्चे को। कोल्ड एंड क्लैमी स्किन, हाइपोटेंशन की वजह से फेलियर टू थ्राइव, कोई ग्रोथ नहीं होती। एडमिटेड टू न्यूनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट ऑन वेंटिलेटर सपोर्ट भी हो सकता है। कार्डियक कैथेटराइजेशन के जरिए बैलून एट्रियल सेप्टोस्टमी, ऑस्टमी का क्या मतलब होता है, सुराख बनाना। एप्टमी का क्या मतलब होता है, सर्जिकली रिमूवल करना, ठीक है। सेप्टोस्टमी टू मेक अ होल इन द सेप्टम, कौन सा सेप्टम, इंटरएट्रियल सेप्टम। आईवी प्रोस्टाग्लैंडिन्स, आईवी प्रोस्टाग्लैंडिन्स हम दे रहे हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन्स थी ना जो उसमें उसको पेटेंट रखी थी, तो अब हम आईवी प्रोस्टाग्लैंडिन दे रहे हैं। बंद करने के लिए क्या दे रहे थे, इंडोमेथासिन या प्रोस्टाग्लैंडिन इनहिबिटर। खुला रखने के लिए क्या दे रहे हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन्स। बाय सेकेंड वीक, इतनी जल्दी सर्जरी चाहिए होती है क्योंकि ये एक ऐसी कंजेंटल हार्ट डिफेक्ट है जो कि इनकम्पैटिबल विद लाइफ, इसके साथ ज्यादा अरसा बच्चा जिंदा ही नहीं रह सकता। सेकेंड वीक ऑफ लाइफ में ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज इनका रिपेयर किया जाता है। मैनेजमेंट इज कॉम्प्लेक्स विद वेरी हाई मोर्टेलिटी, ठीक है, बस चांस पे, ठीक है। तो ये चीजें जो कि हम पहले उनको हम ट्रीट कर रहे थे, अब यहाँ पे हम उन्हें खुद प्रोड्यूस कर रहे हैं ताकि कुछ ना कुछ ऑक्सीजनेशन बॉडी की हो, और मीनवाइल सेकेंड वीक ऑफ लाइफ में इसकी सर्जरी की जाती है, ठीक है। फिर उसका जो भी विद वेरी पुअर प्रोग्नोसिस, फिर उसका जो भी आउटकम हो, ठीक है। एनी क्वेश्चन? अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम जी बेटा। मैम मिट्स में कितने लेक्चर हैं? 10। फर्स्ट है? हाँ जी, 1 to 10 इंशाल्लाह। ओके मैम पैटर्न पैटर्न क्या होएगा? 50 MCQs। ओके मैम। ठीक है।